Hello बच्चों, welcome back to online classes of Adi Career Point and this is the day 2 of previous year's question paper। और स्टूडेंट हम इन वीडियोस में क्या कवर कर रहे हैं 2024 का PYQ और हमारा टारगेट है CBSE 2026 का बोर्ड एग्जाम। और टारगेट केवल बोर्ड एग्जाम नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम में कैसे हम 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 95% स्कोर कर सकते हैं, हम बस उसी की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आप सभी ने इसके पहले वाला वीडियो कंप्लीट किया होगा, डे 1 वाला वीडियो कंप्लीट किया होगा। और जिन बच्चों ने नहीं कंप्लीट किया है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डे 2 में हम क्या कवर करने वाले हैं। आज डे 2 में हम 2024 के जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन। और ये आपका सब्जेक्टिव है और सारे के सारे आंसर्स का एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स। ध्यान से सुनिएगा, समझ के पढ़िएगा, भागिएगा नहीं, क्योंकि भागेंगे तो फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती है, तो प्रॉपर तरीके से आप इसको पढ़िएगा। एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, that are responsible for Pakistan's failure in building a stable democracy। ओके, तो ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान पे स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं बन पाई है। तो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेल्योर, नंबर 1 द सोशल डोमिनेंस। अब ये सोशल डोमिनेंस किसका है बच्चों, सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। इनका डोमिनेंस समाज में ज्यादा है एंड दे आर ऑर्थोडॉक्स, कट्टर मुस्लिम पंथी जो है इस्लामिक आइडियल से इंस्पायर्ड। तो इनका डोमिनेंस वहां के सोसाइटी पे ज्यादा है और ये किसी भी तरह से नहीं चाहती है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हमेशा सेकुलर आइडियल्स के फॉलो करती है। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द अनदर फैक्टर्स, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सिंस 1947 से है, हैज मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो मिलिट्री बच्चों, तो प्रो मिलिट्री मतलब those who are actually the supporters of। तो प्रो मिलिट्री का मतलब वो सारे लोग जो मिलिट्री रूल के सपोर्टर होते हैं। तो यहाँ पर समाज में पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से ज्यादा जो ग्रुप है वहां पर वो किसको सपोर्ट करती है, प्रो मिलिट्री ग्रुप जो है वो है, और वो चाहती है कि पावरफुल मिलिट्री गवर्नमेंट पाकिस्तान में रहे। इसके अलावा थर्ड फैक्टर है इंटरनेशनल लेवल से, दैट इज द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान। राइट, अगर आप इन टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना चाहते हो केवल इस टॉपिक के लिए, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है मिलिट्री वर्सेस डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये वीडियो का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप जरूर उसे देख करके पढ़िएगा, क्योंकि पीवाईक्यू तो जरूरी है, पीवाईक्यू के साथ इन डेप्थ नॉलेज भी आपका होना जरूरी है, तब जाकर के आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस अगर उन टॉपिक से बने तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ में। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, यानी अपने कॉपी पे मेन है, केवल स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, वो केवल मोबाइल पे स्टोरेज होकर के रहता है। ठीक है, अपने कॉपी में नोट्स बना करके पढ़िएगा ताकि बोर्ड के टाइम आप रिवाइज कीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी एग्जाम में अगर आपको बहुत अच्छे नंबर पाने तो कभी यहाँ वहां मत भटकिए, प्रॉपर अपना नोट्स, स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाइए और उसको रीड कीजिए रेगुलर बेसिस पे, तभी वो उसको आपका माइंड जो है रिकॉल कर पाएगा। ओके, चलते अब अगले क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाईलाइट एनी 2 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन के 2 फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, एकदम शॉर्ट आंसर्स है। तो भाई बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या है, 3 फीचर्स यहाँ दिया है, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशल। ज्यादा 3 डिफरेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश। और ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था
जब बांग्लादेश जब आपका फॉर्म हुआ था राइट 1971 में, तब शेख मुजीबुर रहमान के टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन तो बना था। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है बांग्लादेश से रिलेटेड, बांग्लादेश ने भी सेम मिलिट्री और आपका सिविलियन रूल दोनों ही फेस किया है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। State any two advantages of international organization like the UNO, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या बेनिफिट है और आपको रेफरेंस के रूप में दिया गया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ से केवल एडवांटेजेस नहीं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा दैट व्हाई डू वी नीड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन ठीक इसका उल्टा बनेगा दैट व्हाई डू वी नीड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आंसर आप सेम लिखोगे, आपको मार्क्स मिले। नंबर 1, दे हेल्प इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, राइट। ये कौन से मैटर में हेल्प करते हैं? वॉर एंड पीस में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प कंट्रीज टू कोऑपरेट। अब कोऑपरेट फॉर व्हाट? टू क्रिएट बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर ऑल। तो 2 मार्क्स बोला तो 2 आंसर आपका कवर हो गया। और व्हाई डू वी नीड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी टॉपिक आपका कवर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, राइट। तो सेकंड 5 ईयर प्लान, तो दिस 5 इयर्स प्लान जो है इंडिया ने कहां से अडॉप्ट किया है? इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस 5 ईयर प्लान फ्रॉम यूएसएसआर, और या तो हम कह सकते हैं दिस इज टेकन फ्रॉम द सोवियत मॉडल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन कौन से कवर कर रहे हैं कि सेकंड 5 ईयर प्लान। तो हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान? सेकंड 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया था पीसी महलानबीस ने। ओके, एंड व्हाट डिड द सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस अपन? तो सेकंड 5 ईयर प्लान किस चीज पर ज्यादा फोकस करता है? तो सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस ऑन हेवी इंडस्ट्रीज एंड व्हाट, एंड क्विक डेवलपमेंट। और किस चीज पर? क्विक डेवलपमेंट पर ये फोकस करता है rather than slow development, जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। ओके, एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान ड्राफ्टेड बाय हूं? के एन राज। ओके, एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पर फोकस करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर पर, एग्रेरियन सेक्टर पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस करता है। एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान ठीक उसका उल्टा, which focus on rapid industrialization. Okay, now explain the meaning of the term डिफेक्शन इन पॉलिटिक्स। तो आखिर पॉलिटिक्स में डिफेक्शन क्या है? तो बच्चों ये टॉपिक आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है और क्लास 12 में भी दिखा है डिफेक्शन क्या है। व्हाट इज डिफेक्शन? तो डिफेक्शन क्या है? इफ एन इलेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई व्यक्ति इलेक्ट होता है, इलेक्टेड इन अ टिकट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, एक व्यक्ति ए पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है और जीत जाता है। ठीक है, अब इलेक्शन जीतने के बाद वो क्या करता है? वो उस पार्टी को लीव करता है, छोड़ देता है। वो छोड़ करके वो कहाँ चला जा रहा है? वो बी वाले पॉलिटिकल पार्टी में चला जा रहा है। ठीक है, इलेक्शन किसके सिंबल पर लड़ा? ए के टिकट पर लड़ा। जब जीत गया के बाद वो छोड़ करके बी में चला गया। He or she was elected and joined another party. And जब कोई कैंडिडेट ऐसा करता है, this is called defection. This is called what? This is called defection. अब इससे मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक यहाँ पर जो आपके सिलेबस में कवर होता है वो मैंने दिया। This is the cartoon published by अमूल, आया राम गया राम हाय राम। आखिर ये आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आया है? तो मैंने ये कॉन्सेप्ट भी इस टॉपिक में कवर किया बिकॉज इट इज रिलेटेड विद डिफेक्शन, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफेक्शन, तो वो केवल एक शॉर्ट आंसर है, बट इससे ये पॉइंट भी पूछा जाता है। एक्सप्लेन द फ्रेज आया राम गया राम हाय राम। So the expression originated in an amazing feat of floor crossing, माने एकदम हाईएस्ट पीक में पहुंच गया फ्लोर क्रॉसिंग का। माने एक पार्टी ज्वाइन करते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, फिर दूसरा पार्टी ज्वाइन करते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, फिर वापस उसी में आते हैं। तो ये 1980s के टाइम पर ना ऐसा हुआ करता था, और एक पॉलिटिकल पार्टी इससे कोई परेशान नहीं थी, इससे हर पॉलिटिकल पार्टी परेशान थी कि एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जो है टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है
और उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी चला जाता है जीतने के बाद। तो ये तो गलत है ना भाई। आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हो, जीत हासिल करते हो, तो आपको वहां रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट। So the expression originated in an amazing feat of floor crossing achieved by Gaya Lal. Now questions come that who was Gaya Lal? यहाँ से क्वेश्चन बनता है who was Gaya Lal? He was an MLA in Haryana. An MLA in Haryana. और कौन सा टाइम पीरियड है? It was the time period of 1967. अब इस गया लाल ने क्या किया भाई? He changed his party thrice in a fortnight. Thrice in a fortnight का मतलब क्या है? Within 15 days के अंदर, within 15 days के अंदर उसने 3 बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज की। कल्पना कर सकते हो कि क्या होता है? 3 बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज केवल कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर। पहला क्या किया उसने? पहला उन्होंने किया फ्रॉम कांग्रेस टू यूनाइटेड। पहले वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी में थे? He was the member of Congress party. He contested election in the symbol of the Congress party, and after becoming the MLA, he joined United Front. अब उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर उसके बाद अगेन बैक टू कांग्रेस। यानी इन्होंने क्या किया? पहला इनका पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस, उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट गए, यूनाइटेड फ्रंट से ही अगेन रिटर्न बैक टू कांग्रेस पार्टी। यानी कि कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस पार्टी। यानी कि 3 बार वो पॉलिटिकल पार्टी अपना चेंज कर रहे हैं। तो बैक टू कांग्रेस एंड विद इन 9 आवर्स, फिर 9 घंटे के अंदर अगेन रिटर्न टू यूनाइटेड फ्रंट। एंड इट इज सेड दैट व्हेन गया लाल डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन। अब इसके बाद देखिए मजेदार कहानी फिर से समझिए कि ही वाज अर्लियर द मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जॉइंड यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट से अगेन जंप टू कांग्रेस पार्टी, अगेन रिटर्न बैक टू यूनाइटेड फ्रंट। नाउ ही clear his intention that he is returning back to कांग्रेस पार्टी अगेन। समझ रहे हो कि क्या हो रहा है? कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस, कांग्रेस से फिर यूनाइटेड फ्रंट, अगेन रिटर्न बैक टू द कांग्रेस पार्टी। एंड इट इज सेड दैट व्हेन गया लाल डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन टू क्विट द यूनाइटेड फ्रंट एंड जॉइन द कांग्रेस, देन द कांग्रेस लीडर। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नेम ऑफ द कांग्रेस लीडर हु actually brought this concept, that was Rao Birendra Singh, brought him to the Chandigarh press and declared Gaya Ram was now Aya Ram. And from here only the concept of Aya Ram, Gaya Ram originated. And the Amul published this Aya Ram, Gaya Ram, Hai Ram cartoon. Okay? So this about Aya Ram, Gaya Ram, जो इसी डिफेक्शन वाले टॉपिक से रिलेटेड है। ओके? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एनी 2 चेंजेस दैट केम इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब इंडियन पॉलिटिक्स में 2 चेंजेस अब किसके बाद आए भाई? 2 चेंजेस आफ्टर 2014 के बाद में। तो आफ्टर 2014 का इलेक्शन इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एंड वो इलेक्शन में किस तरह का क्या नेचर और क्या अलग चेंजेस है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, तो एक्सप्लेन एनी 2 चेंजेस दैट केम इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014 एज कंपेयर टू द पीरियड 19 to 2014। तो भाई 2014 में दैट वाज द एनडीए गवर्नमेंट सरकार में आती है, लेड बाय बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी। 1989 का टाइम पीरियड एक बार रिकॉल कर लो बच्चों, ऑलरेडी मैंने बताया था कोalition एरा का टाइम है, बिगनिंग ऑफ द कोalition एरा, कोalition पॉलिटिक्स। और 1989 से 2014 तक कोई भी ऐसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो अपने दम पर सरकार बना रही थी, यानी इट वाज द कोalition गवर्नमेंट। नाउ इन दिस कोalition गवर्नमेंट, ये 1989 से 2014 के ये जो कोalition गवर्नमेंट बन रही है, इसमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज, किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज वाइटल रोल प्ले कर रही है? That was the state political parties or regional political parties playing a very vital role in the formation of the government at the center. Okay, तो सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए
1989 से 2014 तक की जो स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज है, इन लोगों ने अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एंड दैट्स व्हाई देयर इंपॉर्टेंस इंक्रीज इन द पॉलिटिक्स आफ्टर 1989, नॉट बिफोर 19, राइट। 1989 के पहले आप अगर पूरा का पूरा देखें, दैट वाज द कांग्रेस एरा, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन, थर्ड जनरल इलेक्शन, राइट। फोर्थ जनरल इलेक्शन, Congress somehow managed to form the government at the center, right? But in 1971, again Congress party returned with a huge majority of seats. But 1977, there was one, आप फिर से एक बैक में चले जाते हैं 1977 में. What is happening? That because due to emergency, that it was the referendum of 1977 election, and the Janata Party government has come to power, but unfortunately, this Janata Party जिस पर्टिकुलर एजेंडा को लेकर के आती कंटिन्यू कर पाती. अगेन इंदिरा गांधी. This means there was only the domination of the political party, that was the Congress party. Until 1989, the trend was continued. Okay, but in 1989 election, what happened? There was no political party who gained the majority of the seats, formed the government at the center. And at that time, the coalition government began under the leadership of VP Singh, who was the leader of the National Front government. And this National Front government was supported by whom? Supported by Left Front and the right-wing political party. On the left front, it was supported by Jyoti CPIM party, and on the right wing, it was LK Advani who supported this political party. The BJP supported that, right? And उसके बाद फिर आप देखोगे कि कहीं भी आपको सिंगल पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनती. But the trend changed in 2014. Though it was formed by NDA, but it was huge majority of the vote come for BJP. Now, in 2014 onwards, BJP alone got a clear majority. However, during 1989, no single party got a clear majority on its own. And second, during period 1989-2014, जो है आपका regional parties played a crucial role in forming the government at the center. But 2014 onwards, what we have seen, that regional parties continue to be in power at the center in spite of a clear majority by a single party, and in this case, it is BJP. Yes, इसके बाद वाला इलेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, where BJP got less number of seats, and where India again come and form the power at the center. Okay, form the government at the center. Okay, so this about the new changes. So new changes में पहला क्या है? 2014 onwards, BJP alone got a clear majority. However, during 19 यानी कि there is a comparison. केवल चेंजेस नहीं पूछा, आपसे पूछा जा रहा है डिफरेंसेस. क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपको दोनों फेज के डिफरेंसेस भी पूछ रहे. 2014 के बाद क्या था, 2014 के पहले क्या था, डिफरेंसेस बताइए. तभी हो सकता क्वेश्चन सेम देगा लेकिन घुमा के देगा कि 2014 के बाद आपका किस तरह का चेंजेस है, 2014 के पहले क्या था. ओके, सो 2014 के टाइम से क्या देख रहे हैं, बीजेपी अलोन गॉट अ क्लियर मेजोरिटी. हाउएवर ड्यूरिंग 1989-2014 नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी ऑन इट्स ओन. एंड regional political parties 1989 to 2014, they played a very vital role because not any single party get the huge majority of the seat to form the government at the center. But after 2014, there was one single political party who get the majority of the seat at the center and able to form government alone. But still single political parties, state political parties are the part of the coalition, and the name of that coalition is NDA. Okay. Now question number 8. In which year was the Planning Commission of India set up and how? अब Planning Commission of India कैसे बना और कब बना? So the Planning Commission of India set up in March 1950 में बना. Okay, and by a simple resolution. ठीक है, एक simple resolution लाया गया by Government of India and the Planning Commission was formed. Now, what is the new name?
या फिर आप कह सकते हो हु इज द सक्सेसर ऑफ द प्लानिंग कमेटी, दैट इज नीति आयोग। एंड व्हेन डिड नीति आयोग फॉर्म? नीति आयोग फॉर्म इन 2015। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, explain the impact of acceptance of the political and social claims of other backward classes. And these other backward classes were also known as OBCs on political parties. तो भाई ये अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन आया किनके रिकमेंडेशन से? विद द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस which was actually headed by P.P. Mandal and popularly known as Mandal Commission. And who implemented the recommendation of the Mandal Commission? It was V.P. Singh government. And what was the name of that government? National government, and it was a coalition government. Okay. तो अब बात करते हैं एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये जो पॉलिटिकल और सोशल क्लेम जो ओबीसीज का एक्सेप्ट किया गया, इसका इम्पैक्ट क्या होता है ऑन दी पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। क्या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक्सेप्ट करते हैं और वो उनको रिजेक्ट करते हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज, अब इसका आंसर क्या है सुनिए, पॉलिटिकल पार्टीज हैव नाउ रिकॉग्नाइज्ड, important, political parties have now recognized that the social and political claims of OBCs need to be accepted। यानी कि वीपी मंडल की सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, तभी बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ था, क्लैशेस हुए थे, वायलेंट क्लैशेस हुए थे बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द group those who oppose the recommendation by Mandal Commission. Okay, but later on, all the political parties accepted the claim of OBCs, and all political parties now support reservation of seat for the backward classes in education and employment. Okay, and the next, political parties are also willing to ensure, political parties ये भी ensure करना चाहती है that the OBCs get adequate share of their power also, कि उनको जो उनका शेयर ऑफ पावर है वो मिलना चाहिए। ओके, तो ये आपका क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट ये वीडियो जरा लंबा होने वाला है, ठीक है, धैर्य से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें मैंने अराउंड 16 क्वेश्चंस लिए हैं 2 मार्क्स के, ठीक है। तो 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर को इसमें मैंने कवर किया है 2024 का। तो आराम से पढ़िए और प्रॉपर तरीके से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन का आंसर सुनिए, खुद कोशिश कीजिए आंसर देने की, और या तो फिर याद करके इसे लिखिएगा। ओके, नाउ which political party won all the seat in the 19th election in East Pakistan and under whose leadership? तो वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था ईस्ट पाकिस्तान के बारे में कि 1970s में पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, लेकिन 1970 का जो पाकिस्तान है वो आज के पाकिस्तान, अब वो कैसे अलग था भाई? एक पार्ट जो है वो वेस्ट पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। ओके, तो भाई अब ये जो ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां पर शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी थी, एंड द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी व्हिच वाज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान, इट वाज अवामी लीग, एंड अवामी लीग won all the seat in the 1970 election Pakistan, and its leadership was of शेख मुजीबुर रहमान। बहुत इजी है ना ये क्वेश्चन, एकदम आसानी से रिकॉल बैठनी चुटकी में याद हो जाए बेटा। इसमें क्वेश्चंस तो रहेंगे, साथ में ट्रिकी भी रहेंगे, जैसे कि पहले के क्वेश्चंस थे। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैम ये सारे क्वेश्चन तो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन हम जब इनको सॉल्व करते तब हमें पता चलता है कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है, राइट। तो पढ़ते रहिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी। अब आप इतना बड़ा आंसर देख के डर मत जाइएगा, ये सारे पॉइंट है, अगर आप इनमें से प्रॉपर तरीके से हाफ भी अगर टॉपिक को लाइव स्टेटमेंट को कवर करते हैं तो यू विल गेट 2 मार्क्स। ओके, तो अब बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी। सॉरी, मैंने शायद ग्लोबल पॉवर्टी बोला, बट इट इज
global security. What is global security? So global security is also known as, very important, global security को हम human security भी कहते हैं. Okay, global security is also known as human security. So which security is also known as human security? It is the global security and falls under the category of what? Non-traditional view of security. तो मैंने आपको सिक्योरिटी के थ्रेड्स में बताया था, एक आपका ट्रेडिशनल थ्रेड और एक आपका नॉन ट्रेडिशनल, यानी कि ट्रेडिशनल थ्रेड द न्यू ओल्ड वन एंड नॉन ट्रेडिशनल द न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेड. ओके, तो ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी है, इट कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ थ्रेड? नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि न्यू कैटेगरी ऑफ थ्रेड्स आते हैं. ओके, एंड ग्लोबल सिक्योरिटी को हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्लोबल सिक्योरिटी को हम ह्यूमन सिक्योरिटी भी कहते हैं. अब आगे पढ़ते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी कब एमर्ज होता है? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एमर्जेंस ऑफ द ग्लोबल सिक्योरिटी? एमर्ज इन द 1990s. तो व्हेन डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी एमर्ज? तो आपका सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग आएगा. व्हाट इज द मीनिंग? लेकिन आप एक सिंगल स्टेटमेंट लिखने से तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आप और भी पॉइंट, ठीक है, और उसके साथ साथ इससे बनने वाले बाकी क्वेश्चन भी हम कवर करें. तो मीनिंग हो गया, उस मीनिंग के साथ इसको भी ऐड करना है. व्हेन इट वाज एमर्ज्ड, एमर्ज जो है ये कब होता है? व्हेन इट वाज एमर्ज 1990s. इन रेस्पॉन्स टू व्हाट? नाउ क्वेश्चन कम, व्हाई इट वाज एमर्ज? क्यों बना भाई? क्यों इस ग्लोबल सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट सामने आया? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट. व्हाई इट वाज एमर्ज? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट. ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स की वजह से बना. नाउ अब एक लिख के रखिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स. तो ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे बच्चों? ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स के एग्जाम्पल होगा, नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग. पहला क्या है? ग्लोबल वार्मिंग. सेकंड क्या है? इंटरनेशनल टेररिज्म. व्हाट इज द थर्ड वन? तीसरा क्या है आपका? थर्ड वन इज हेल्थ एपिडेमिक. थर्ड वन इज व्हाट? हेल्थ एपिडेमिक. अब इस हेल्थ एपिडेमिक्स में क्या आएंगे? एड्स, बर्ड फ्लू एंड सो. तो व्हाट इज द ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट? तो ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज व्हाट? फर्स्ट हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट इज द सेकंड वन? सेकंड हो गया इंटरनेशनल टेररिज्म, ये भी लिख के रखिएगा. थर्ड आपका क्या है? थर्ड इज हेल्थ एपिडेमिक. अब आप बोलोगे मैडम हेल्थ एपिडेमिक्स कैसे ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट हो गया? तो बच्चों डोंट फॉरगेट दैट कोविड-19 सिनेरियो, है ना? तो कोविड-19 ओरिजिन तो चाइना में हुआ था, पूरी दुनिया में फैला ना, इट वाज अ ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट. इस तरह से एड्स है, बर्ड फ्लू है. अब कोविड-19 पे आंसर में लिख सकते हो, यहाँ दिया हो ना हो दिया हो कोई बात नहीं, यू कैन राइट कोविड-19 एज वेल. और इससे निपटने के लिए पूरी दुनिया ने एकजुट होकर के काम किया ना, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इतना अच्छा काम किया था, है ना? तो डू रिमेम्बर एवरीथिंग. ओके, तो ये सारे ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स है. तो एक साथ पूरी दुनिया पर अटैक कर रहा है. अगर एक कंट्री का दूसरे कंट्री पर अटैक होगा तो बस वो उतना ही सीमित होगा, लेकिन इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, है ना? ग्लोबल वार्मिंग की कोई बाउंड्रीज है क्या? सी लेवल राइज होगा तो पूरे अर्थ का सी लेवल राइज होगा. ऐसा थोड़ी कि इंडिया वालों का सी लेवल राइज नहीं करेगा, दूसरे कंट्रीज का सी लेवल राइज करेगा, ऐसा तो नहीं है. तो ये ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स है और इसको लेकर के पूरी दुनिया को एक साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा और इससे बचने के रास्ते खोजने पड़ेंगे. ओके, now it is more concerned with what? It is more concerned with the protection of the people of states. केवल एक कंट्री के लोग को बचाने की बात नहीं कर रहे, कई सारे कंट्रीज के लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं. एंड इट कंसीडर्ड दैट द थ्रेट एजेंडा शुड इंक्लूड व्हाट? हंगर. कई देशों में भुखमरी से लोग मर रहे हैं, गजा में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे पूरे मेल न्यूट्रिशन का शिकार है आज के टाइम पर, राइट? हंगर, डिजीज एंड नेचुरल डिजास्टर. तो कितने ज्यादा आजकल आप देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रहे हैं, ज्यादा नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक आ रहे, कितने हाई लेवल के रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक आ रहे, जिससे सुनामी आ रहा है, राइट? म्यांमार किस तरह से प्रॉब्लम में फंस गया था बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक. अफगानिस्तान में क्या हुआ, ये सब हमें याद है.
इसके अलावा तूफान आ रहे, फ्लड आ रहे, फ्लैश फ्लड आ रहे, है ना। उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड, जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड, पंजाब में क्या हुआ था, पंजाब में भी फ्लड से हालत कितनी खराब हो गई थी, इस बार इतनी बारिश हुई पंजाब में, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर बिकॉज दीज किल फार मोर पीपल देन वार, वार से एक ही कंट्री के लोग मरेंगे, लेकिन इस तरह के इवेंट से कई सारे कंट्रीज जाएंगे, है ना। तो इसको रोकना जरूरी है। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो एनकम्पासेस इकोनॉमिक की, इसके साथ साथ ग्लोबल सिक्योरिटी का मतलब केवल हम ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म या हेल्थ एपिडेमिक से रिलेटेड नहीं रख रहे, बल्कि इसके अलावा इट इनकम्पासेस व्हाट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात हो रही है। एंड थ्रेट टू ह्यूमन डिग्निटी भी तो इससे खतरे में है। एंड इट्स ब्रॉडेस्ट फॉर्मूला अगर हम देखें, इट स्ट्रेसेस ऑन द फ्रीडम फ्रॉम वांट, यानी कि वांट से मुक्ति चाहिए, और ये कब होगी, जब लोगों के पास सारी चीजें अवेलेबल होंगी, तभी तो लोग कुछ मांगेंगे। एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, लोगों को डर से मुक्ति चाहिए, तब जाकर के ग्लोबल सिक्योरिटी हो सकती है, तब जाकर ह्यूमन सिक्योरिटी हो सकती है। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब केवल एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होने से नहीं होता है, लोगों की बोलने की आजादी होने से नहीं होता है, बल्कि कई सारी चीजों से लोगों को भी बचाना बहुत जरूरी है। And no country can resolve these problems alone and need international cooperation to resolve the problem like genocide, terrorism, etc. Recently हमारे दिल्ली में रेड फोर्ट पर अटैक, रेड फोर्ट के पास में जो कार में बम मिला, so all these are the very new type of threats, and with this threat another countries are also suffering. Okay, and हम इससे डील तभी कर सकते हैं, हम इसको तभी खत्म कर सकते हैं, एंड तभी कर सकते हैं जब सारी दुनिया एक साथ मिल करके इसे खत्म करने के लिए यूनाइटेडली आगे बढ़ेंगे, राइट, अदरवाइज इट पॉसिबल। ओके, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ व्हाई डिड इंडियाज जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 become a landmark in the history of democracy all over the world? इम्पोर्टेंट, ओके। तो ये मैंने अपने यहाँ पर जो क्लासेस होती है एकेडमी में पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ ही है सारा टॉपिक, क्या कि 1952 का इलेक्शन इज नोन एज अ लैंडमार्क। देख रहे हैं ना किस तरह से शिफ्ट हो रहा है क्वेश्चन, एक बार इंडिया बुक, एक बार वर्ल्ड बुक, एक बार वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एक बार इंडियन पॉलिटिक्स, कितना एकदम इमीडिएट स्विच है ना, राइट। तो वही इमीडिएट स्विच से डील करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आपको अपना बैकअप तैयार करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई को उतना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, अब जाकर 90+ होता है बच्चों, इतने आसानी से नहीं होता। ओके, तो खैर, तो व्हाई डिड इंडियाज जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 का जनरल इलेक्शन, इट वाज द फर्स्ट जनरल, राइट, ये हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन था। अब इसको एक्सप्लेन करना है क्या कि कहा, तो very important, it was a mammoth task to conduct the first general election by the election commission। क्या एकदम बहुत ही विशाल, बहुत ही बने चैलेंजिंग टास्क था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, आजादी के बाद में इंडिया में इलेक्शन कराना, दैट जनरल इलेक्शन, एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट, यानी कि जितने भी लोग हैं जो एडल्ट है जिनका 21 एज, राइट, एट दैट टाइम द वोटिंग एज वाज 21, ओके, तो जिनका 21 एज होगा वही वोट दे सकते हैं, 18 साल बाद में होता है, तो 21 जितना होगा, जितने एज की 21 और उससे अबोव के होंगे उनको वोट देने का अधिकार। तो अब बात करते हैं क्यों इसको लैंडमार्क कहा जाता है, तो ड्यू टू द साइज ऑफ द इंडियन इलेक्टोरेट, राइट, इंडियन इलेक्टोरेट का साइज, कंट्री का साइज, एंड द इलेक्शन वाज नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। दुनिया में इस तरह का इलेक्शन जो भारत में होने जा रहा था, राइट, क्योंकि जो वोटर्स है ना, उनके वोटर्स के नाम अप टू डेट नहीं है, आपके इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी नहीं बनी हुई है, आजादी के बाद ये सब कुछ करना है। अब जब वोटर लिस्ट अप टू डेट करने जा रहे हैं तो उसमें महिलाओं के नाम भी नहीं, और अब सारी महिलाओं के नाम को ऐड करना है जिनकी एज 21 ईयर्स या उससे ज्यादा की। अब महिलाओं के नाम जब ऐड करने तो वाइफ ऑफ राम प्रसाद, डॉटर ऑफ श्याम प्रसाद, इस तरह के नाम दिए गए, ओरिजिनल नेम मिसिंग है। ये इतना आसान नहीं था, और जो
आपके वोटर्स थे, जितने आपके वोटर्स थे जो वोट देने जाएंगे, उसमें से 80% तो इलिटरेट है। अब उनको ये भी बताना कि भाई इलेक्शन कैसे होता है, आपको कैसे वोट करनी है, क्यों वोट करना है। तो इट वाज रियली अ मैमथ टास्क, राइट? तो नंबर वन, ड्यू टू द साइज ऑफ व्हाट इंडियन इलेक्टोरेट, बहुत ह्यूज साइज, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, याद रखिए, ठीक है। एंड द कंट्री का साइज भी इतना बड़ा, एंड इलेक्शन वाज एंड नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल तब तक नहीं हुआ था। एंड इवन वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज भी थे ना, जिनको आज हम ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं, इन कंट्रीज ने भी अपने देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इमीडिएटली अडॉप्ट नहीं किया था। जैसे ये देश बने थे, इन लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अडॉप्ट नहीं किया था। देयर वाज अ लिमिटेड फ्रेंचाइज, ओनली कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार था, और कई कंट्रीज ने तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं दिया था। लेकिन इंडिया जैसे ही इंडिपेंडेंस गेन करता है, it adopted what? Universal adult franchise. Okay. So to prepare electoral roll or the list of all citizens eligible to vote was a challenging task. And moreover, it was the first big test of democracy in a poor and illiterate country. and इसके पहले जिन जिन देशों पे डेमोक्रेटिक बेसिस पर इलेक्शन हुए हैं, वो पुअर नहीं है, they were the rich and literate country. And India was what? India was a poor and illiterate country with narrow loyalties in terms of caste, religion, languages, etc. जो इतने सारे बेसिस पे डिवाइडेड है। अब ऐसे बेसिस पे इलेक्शन कंडक्ट करना आसान तो नहीं है, सबको जोड़ करके इलेक्शन करना आसान नहीं है। An experiment of universal adult franchise at a very large scale in the world जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, that India was going, right? And that's why this first general election, which was held in 1900, come to be known as the landmark in the history of democracy all over the world. Okay, इसे रिवाइज कर लीजिए इसको। जनरल इलेक्शन 1952 become a landmark. Why? Due to the size of the Indian electorate and the country, election was unusual, and no election in this scale had been ever conducted in the world before. Okay, और इसके अलावा इलेक्शन नीड्स व्हाट? प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल or the list of all citizens eligible to vote was challenging task. Why it was a challenging task? Because the name of the female voters not included, and they were included in what way? That is the wife of Ram Prasad's wife, daughter of Shyam Prasad, in this way only. Okay, and it was the first big test of democracy in a poor and illiterate country. And पहले किसी भी देश में जो है आपके गरीब और illiterate कंट्री यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्शन नहीं हुआ है। डेमोक्रेसी का ऐसा टेस्ट कहीं पर नहीं देखा गया जो भारत करने वाला था, राइट? ओके, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन फॉर द इलेक्शन वाज व्हाट? अ मैमथ एक्सरसाइज बट डन सक्सेसफुली। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने इसको सक्सेसफुली अचीव किया, ठीक है। अगर सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाते तो फिर पूरी दुनिया ने जो नेहरू को क्रिटिसाइज किया था ना, वो सही हो जाता, राइट? पूरा वर्ल्ड क्रिटिसाइज कर रहा था कि नेहरू जी को जिंदा रहना पड़ेगा, इसके लिए कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी, वो गलत कर रहे हैं, इट वाज द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, ये सारा कुछ कहा जा रहा था, इस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन जब इलेक्शन रिजल्ट आया ना बच्चों, तब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आती है कि सक्सेस को सबने कहा कि बात सही है, इंडिया ने कर दिखाया, और इसीलिए तो इसको लैंडमार्क कहा जाता है। एंड ट्रेंड ओवर, देखिए इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया इलेक्शन कमीशन के? 1 लाख ऑफिसर, ओवर 1 लाख ऑफिसर, 1 लाख से ज्यादा ऑफिसर्स फॉर पोलिंग, and the effort made was successful, and more than 50% of voters used their votes, which silenced the critics of all over the world over this grand achievement, which was a landmark in the history. Okay, तो ये हो गया आपका क्लियर। 1952 का जनरल इलेक्शन को लैंडमार्क इन द वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों कहा जाता है। ओके, अब चलते हैं अपने 13th क्वेश्चन। ओके, अब तो नहीं गए ना, तो थकिएगा मत, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, फरवरी में शुरू होने वाले हैं, तो आप प्रॉपर
रिवाइज अभी से आपको करना है, प्रॉपर प्लानिंग आपको अभी से करनी है, राइट? ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। हाउ हैज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम हेल्प इंडिया प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट? इंडिया जो है, इंडिया को अपने सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल मेंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल प्ले है? ओके, so what will be the answer of this question? That India's support to the cause of Asian solidarity. इंडिया किस चीज को सपोर्ट कर रहा है? एशियन सॉलिडारिटी, यानी जो एशिया की जितने भी कंट्रीज है उन सबको यूनाइटेडली काम करना है। क्यों यूनाइटेडली काम करना? बिकॉज दे हैव द कॉमन पास्ट। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर द कॉलोनीज ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, है ना? तो ऐसे में we all face the same kind of challenges in the past as well as in the present. So India's support to the cause of Asian solidarity, decolonization, disarmament help India to emerge as a leader of new country. और जो इंडिया है इसने एशिया की सॉलिडारिटी के बारे में बात किया, डीकोलोनाइजेशन के सपोर्ट में बात किया, डिसआर्मामेंट के सपोर्ट में बात किया, और ये सारी चीजें इंडिया को न्यूली इंडिपेंडेंट लीडर के रूप में है। एंड इट्स लीडरशिप ऑफ नैम स्ट्रेंथन इट्स सिक्योरिटी। अब इसका नैम की जो पॉलिसी है, हाउ इट स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? तो रिमेंबर द टाइम पीरियड अगेन, that was the time of cold war era and the whole world जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो रही थी। एक तरफ आपका सोशलिस्ट ब्लॉक और एक तरफ आपका कैपिटलिस्ट ब्लॉक। अगर आप कैपिटलिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन करते तो आप सोशलिस्ट ब्लॉक के लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते, और अगर मान लो आपको भले कैपिटलिस्ट ब्लॉक में जो भी प्रॉब्लम हो लेकिन आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज यू ज्वाइन द कैपिटलिस्ट ब्लॉक, और जो भी आपको ऑर्डर मिलेंगे वो यूएसए के आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ऑन दी अदर हैंड सोशलिस्ट ब्लॉक विच वाज लेड बाय यूएसएसआर, टू सुपर पावर ब्लॉक, आप किसी भी ब्लॉक को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपका इंडिपेंडेंस जो आपने इतनी मुश्किल से हासिल किया है वो फिर से खतरे में आ जाएगा, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको इनसे पूछकर काम करना पड़ेगा, आपको इनके आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, राइट? तो ऐसे में इंडिया ने क्या चाहा? India wanted to the part of NAM only, and India became leader of NAM, and Nehru played a very vital role. Okay, and India promoted non-alignment to help carve out an area of what? An area of peace. अगर इंडिया NAM में नहीं होता तो शायद उतनी होती जितनी थी, क्योंकि हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। And recently, being a leader in NAM, India ratified what? The Kyoto Protocol to check global warming. And what was this Kyoto Protocol? Under this Kyoto Protocol, जो कि आपका 1997 में आया, in 2001 India signed and ratified Kyoto Protocol, and as per this Kyoto Protocol, India is actually exempted from what? From ये जो present protocol है, आपको पूरा ग्लोबल वार्मिंग से डील करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे। India exempted because India's contribution to this global warming is just a tiny fraction, because India was a part of third world country, and India gained independence in 1947, and at that time India was not an industrialized nation, and it is on the way, it is in the process of industrialization. तो इनका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में ज्यादा कैसे हो सकता है? And that's why these third world countries including India exempted from the Kyoto Protocol का जो आपका रूल्स है जिनको फॉलो करने हैं, वो दैट एक्चुअली मोस्टली रेस्पॉन्सिबल कौन है? ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ को exempt किया गया, and among that India is also one. And second one, India's continuous support to the UN. India always supported UN and its programs and policies, and its programs made in India an effective member of the UN, which indirectly strengthened its key. और इसकी वजह से इंडिया का जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके,
तो दिस वाज द 13 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हाउ हैज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल, भाई अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे लड़ते रहेंगे, किसी दूसरे देश के साथ में लड़ाई करते रहेंगे या ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे हमारे नेबरिंग कंट्रीज को प्रॉब्लम होगा, तो फिर भाई वर्ल्ड लेवल पे हमें कोई सपोर्ट। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे वर्ल्ड लेवल में सपोर्ट होगा। जैसे कि सबसे पहले एशिया की सॉलिडेरिटी की बात किया, डीकोलोनाइजेशन के लिए बात किया, डिसआर्मामेंट के लिए बात किया, राइट, डिसआर्मामेंट के लिए बात किया। और इंडिया बिकम द लीडर ऑफ नैम, इंडिया जो है वो किसका लीडर बनता है, इंडिया बिकम द लीडर ऑफ द नैम। ओके, और इंडिया ने क्या प्रमोट किया, इंडिया promoted non-alignment, and now questions come that why did India promoted non-alignment? To help what, carved out an area of peace, and recently being a leader of NAM, India ने क्या साइन किया है, India signed Kyoto Protocol. Okay, and India's continuous support to whom, to the UN, which is an international organization which works for peace only, to settle dispute in a peaceful way. And India also wanted peace only, not any war. Okay, so that's why ये सारी जो चीजें हैं इंडिया के सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत करती हैं। Now question number 14, assess any two advantages of what, assess any two advantages of coalition government at the center। तो अब भाई सेंटर में कोalition गवर्नमेंट तो बनने लग गए। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि सेंटर पे कोalition गवर्नमेंट आपके कब से बनने लग गए, 1989 से कोalition गवर्नमेंट सेंटर में बनने लग गए। ताकि कोalition गवर्नमेंट का बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द कोalition। तो नंबर वन, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी, इसको अपॉर्चुनिटी देता है टू रीजनल पार्टीज यानी कि स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज टू बिकम अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर, राइट। एंड व्हेन द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बिकम द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंटर, इसका मतलब क्या है, व्हेन दे बिकम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर, दिस मींस दैट दे विल बी एबल टू रेज देयर प्रॉब्लम्स एट सेंटर ओनली। तो सेंटर के प्लेटफॉर्म पे जब वो अपने प्रॉब्लम्स को बताएंगे तभी तो दुनिया तो भारत को पता चलेगा और तभी तो हम उसको रिजॉल्व करने के ऑप्शंस निकालेंगे। तो एड्रेस द रीजनल एस्पिरेशन इफेक्टिवली एंड इट सेव टाइम एंड मनी rather than protesting in their own region, and on many crucial issues a broad agreement emerges among the coalition government। कई सारे crucial उसमें लेकर coalition government के ऊपर में कई सारे ब्रॉड एग्रीमेंट्स वो डिसाइड करते हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेशन नहीं चलता है और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइटेडली मिलकर के डिसीजन लेते हैं, और जो कि एक तरह से इंडिया की डेमोक्रेसी और इंडिया की डाइवर्सिटी जो है उन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। एंड इट एम्फसाइजेस प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, यानी जो अभी हमको काम करना है, पास्ट में क्या हुआ हमको लेकर के कोई काम, तो अगर प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन है और उसको ज्यादा फोकस करना रादर देन आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कि हमारी आइडियोलॉजी अलग अलग है, हमको तो देश के लिए काम करना है और दोनों ही आइडियोलॉजी के लोग देश को ही तो लेकर के चलना चाहते हैं। तो कंसिडरेशन रादर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशन एंड पॉलिटिकल अलायंसेस विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट, कि आइडियोलॉजी को लेकर के कोई एग्रीमेंट नहीं करना है, हम दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई है अपने देश को अच्छे रास्ते पे लेके जाने के लिए, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, तो हम सबको मिलकर उसी पर काम करना पड़ेगा। अगर आप बिट्रे करते हो तो आप कोalition छोड़ देंगे, और कोalition छोड़ देंगे फिर मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं रहेगा, और मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं रहेगा तो सरकार गिर जाएगी। यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसको लीड करती है, उनको अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, उनको यूनाइटेडली है, और जो कि हमारे देश की डाइवर्सिटी से बहुत डेमोक्रेसी अच्छा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हाईलाइट एनी टू फीचर्स ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। कि पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था सेकंड 5 ईयर, दिस इज अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन फॉर अप 2020। तो यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ओके, तो फीचर्स ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वहां भी हमने डिस्कस किया था। इट फोकस्ड ऑन द एग्रेरियन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट कहां पर, डैम में एंड इरिगेशन में, अकरा नंगल डैम, हीराकुंड प्रोजेक्ट, ये सारा आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान का है। एंड इट सॉट टू गेट कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ साइकिल ऑफ पॉवर्टी,
ये भारत की इकोनॉमी, क्योंकि जब 1947 पे इंडिया बना तो डेफिनेटली इंडिया वाज पुअर कंट्री और उस समय भारत को गरीबी से बाहर निकालना बहुत जरूरी था और गरीबी से बाहर निकालने के लिए प्लानिंग करनी जरूरी है, राइट? एंड दैट वाज डन, एंड इट एम्ड टू रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम और इस चीज पर और फोकस किया ऑन लैंड रिफॉर्म। ओके, अगर आप इस वीडियो को देखकर कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप उन दोनों क्वेश्चन, सेकंड 5 ईयर प्लान और फर्स्ट 5 ईयर जो डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन आता है उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं आज के इस वीडियो सेशन के आपके लास्ट क्वेश्चन, दैट वाज क्वेश्चन 3। assess the impact of implementation of the recommendations of the मंडल कमीशन। फिर से मंडल कमीशन आ गया ना, अब समझ रहे हो कि रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, पीवाईक्यू का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले, लेकिन टॉपिक को आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से जज करते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट मंडल कमीशन का इम्पैक्ट पर क्वेश्चन आया, इम्पैक्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जब मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया था उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होता है, इट गेव राइज टू द पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ओबीसी। पहले तो ओबीसी का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन अब ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट और क्लासेस को क्या मिलने लग गया, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मिलने लग गया। नेक्स्ट, इट रेज व्हाट, इट रेज द लेवल ऑफ रिस्पेक्टमेंट अमंग द पीपल ऑफ जनरल कैटेगरी। तो एक आपका क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक आप पॉजिटिव देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखोगे तो ये एक तरह से नेगेटिव है, क्योंकि तो एक ग्रुप जहां पर पॉजिटिव फील कर रहा है तो दूसरी ग्रुप जो है यानी कि जो जनरल कैटेगरीज है वो तो करेंगे ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन होगा तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी ना। तो डेफिनेटली जो जनरल कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए ये एक लेवल ऑफ रिस्क फेस करेगा, यानी कि एक पॉजिटिव बेनिफिट और एक नेगेटिव बेनिफिट। एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, पॉजिटिव बेनिफिट बताइए, नेगेटिव वाला भी बताइए, पॉजिटिव इम्पैक्ट बताइए, नेगेटिव इम्पैक्ट बताइए, ठीक है। एंड न्यू पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ होप, जब नए पॉलिटिकल पार्टीज ने ओबीसी के एजेंडा को अपने एजेंडा में शामिल कर, अब इन्हीं में से जो पहला था दैट वाज बीएसपी विद ओबीसी बेस केम इनटू पावर वेयर इन उत्तर प्रदेश। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम बीएसपी, दैट वाज द बहुजन समाज पार्टी बाय कांसीराम, came to power in Uttar Pradesh and it was actually based with OBC other backward caste of this, ठीक है। So these are the 16 questions that we covered in the day 2 for today. Okay, I hope कि आप पूरा का पूरा टॉपिक समझे होंगे। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा दोबारा देखिए, फिर भी ना समझ में आए कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा, मैं उस पर दोबारा एक वीडियो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पूरा एक्सप्लेन। ओके स्टूडेंट, thank you for watching this video